हाँ माँ, क्या हो गया था तुमको, मतलब अभी एक एक दो महीने से जो तुम बोल रही थी? खांसी बहुत था हमको। मतलब जैसे सोते हैं वैसे खांसी उठ जाता है हमको। जब खांसते हैं तो रुकता नहीं है। और दवाई खाई थी कोई खांसी से रिलेटेड? मतलब एंटीबायोटिक ला के दिए थे। और कोई सिरप उरप भी खाई थी? सिरप भी खाए वो थे। फ़ायदा किया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। तो मतलब खांसी के साथ और भी कुछ होता है, जैसे छाती में दर्द होता है या तो? नहीं, दर्द नहीं होता है, लेकिन हाँ। हाँ खांसी होता है और निकलता नहीं है कफ हमको। और कैसा खांसी सूखा होता है, खांसी। मतलब सूखा खांसी? और जैसे लगता है अंदर में जैसे कुछ, मतलब ये हो रहा है मतलब ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा खांसने लगेंगे हम। अच्छा, मतलब सुरसुरी टाइप का हाँ लगता है हाँ ऐसा? हाँ, उसी हाँ। तरह से। और इधर कोई बीपी उपी का दवाई हाँ, बीपी की दिया था दवाई क्या डॉक्टर? इधर से ही ले रहे हैं, 1 महीने से। जब से ले रहे हैं उसके बाद से ही हो रहा है ये। अच्छा, जब से ले रहे डॉक्टर जो दवाई दिया था है तुम्हारे पास? हाँ, है तो क्या है। हाँ, दो तो। यही खाते हैं बीपी का दवाई। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक महीना से खांसी हो रहा था, जो कि ड्राई कफ था, टिकलिंग सेंसेशन था, मतलब सुरसुरी टाइप का खांसी होता था। ठीक है। तो बीपी का दवाई ये अक्सर डॉक्टर लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बीपी का कौन सा दवाई है, रैमीप्रिल है। ठीक है, जो कि एस इनिबिटर होता है। अब एस इनिबिटर का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ड्राई कफ एंड द एंजियोएडिमा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एस इनिबिटर जो है वो ड्राई कफ करवाता कैसे है, और एस इनिबिटर का क्या कॉमन रोल है नॉर्मल फिजियोलॉजी हम लोग के बॉडी में, जिसकी वजह से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इसको ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग एस इनिबिटर का नॉर्मल फिजियोलॉजी देखते हैं। ठीक है। तो ये जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी है एस इनिबिटर का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। हाँ, तो देखो, एंजियोटेंसिनोजेन है हम लोग के बॉडी में। एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, किडनी रेनिन को सिक्रीज करता है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। एस मतलब इंजाइम है, एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम, जो कि हम लोग के लंग्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स के साथ जाकर के बाइंड करता है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहता है। ब्लड वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से बीपी बढ़ेगा। एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाएगा, सोडियम वाटर रिटेंशन होगा, जिसकी वजह से बीपी बढ़ेगा। एल्डोस्टेरॉन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकता है, जिसकी वजह से कार्डियक रिमॉडलिंग हो सकता है, मतलब आउटिक स्टेनोसिस का केस हो सकता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देता है। तो ये तो पहला नॉर्मल फिजियोलॉजी हुआ एस एंजाइम का। ठीक है। दूसरा नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होता है कि इट विल इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी ये नहीं है। ब्रेडिकाइनिन को एस इनिबिटर करता क्या है, देखो, एस इनिबिटर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया, ये पहला फंक्शन है। और दूसरा नॉर्मल फंक्शन क्या होता है इसका, कि ये ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में तोड़ देता है। लेकिन जब हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं बीपी को कम करने के लिए, जैसे एस इनिबिटर प्रिस्क्राइब किए, जैसे कि रैमीप्रिल, एनानाप्रिल, कैप्टोप्रिल, जैसे ये क्या है, ये रैमीप्रिल है, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया था पेशेंट को बीपी को कम करने के लिए। तो रैमीप्रिल दिया। रैमीप्रिल एक तरह का एस इनिबिटर है। तो ये पूरे फिजियोलॉजी को ये यहीं पे रोक दिया। ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर बीपी का बढ़ना कम हो गया, बीपी अब बढ़ नहीं रहा है। लेकिन एक और नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है एस एंजाइम का, जो कि ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में तोड़ता है। अब एस इनिबिटर ये भी ब्लॉक कर देगा, तो ब्रेडिकाइनिन का क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा। एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा तो सी फाइबर्स जो है वो स्टिमुलेट होंगे। सी फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट रहता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट रहता है। सी फाइबर्स स्टिमुलेट होगा तो उसकी वजह से सब्सटेंस पी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब निकलेगा, जिसकी वजह से ड्राई कफ होगा। ठीक है, अब ये ड्राई कफ का क्या फीचर्स होता है, टिकलिंग सेंसेशन होगा। ठीक है, लेटने से ज़्यादा होगा, कोल्ड एयर से ज़्यादा होगा, या बात करने से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये ड्राई कफ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीचर होता है एस इनिबिटर्स का। और भी होता है, जैसे एंजियोडीमा होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, ये सब भी एस इनिबिटर्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स। So now my question to you is name any two conditions in which ACE inhibitors are contraindicated। तो ये तुमको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगर मान लो ACE inhibitor की वजह से अगर ड्राई कफ हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो ACE inhibitor को बंद कर देगा और कोई दूसरा ड्रग दे देगा, जैसे कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। मोस्ट प्रोबेबली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ही दिया जाता है, जैसे कि लोसाटन देगा। तो लोसाटन क्या करेगा, ये ACE inhibitor को ब्लॉक ही नहीं करता है, जिसकी वजह से ये पूरा मैकेनिज्म जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है ये हम लोग के बॉडी में वैसे ही होगा, ब्रेडिकाइनिन टूटेगा, इसका एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो ये क्या देगा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देगा। ये क्या करेगा, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जो रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहता था, एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाता था, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता था, वो नहीं होगा। तो वो ARB दे देगा इंस्टेड ऑफ एस इनिबिटर, जैसे कि लोसाटन। ठीक है, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। थैंक यू।